हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का जो मेजर पेपर हुआ है, आइए आज उसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए रोगों तथा उनके रोगजनक का सही पदों में मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन केवल यूं ही नहीं सोचना कि यहाँ पर अपना आंसर सही होना चाहिए या एक ही चीज से अपने को यहाँ पर काम है। आप देखेंगे क्वेश्चन और भी जगह आपको काम में मिलेगा। साथ में ये बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी यहाँ पर रोग इस तरफ दिए गए हैं और उनके रोगजनक वहां पर दिए गए हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर इधर रोग जनक का में सही बैठ गया तो हमें और भी क्वेश्चन यहाँ पर सही हो सकते हैं। अमीबा, टाइफॉइड, मलेरिया, निमोनिया, यहाँ पर इनका सही क्रम आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने सारे रोगजनक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गर्भ निरोधन की सर्वोत्तम युक्ति है। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है आपके लिए। गर्भ निरोधन की विधियां आपको याद होनी चाहिए। बीच बीच में दूसरी विधियां भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर डायफ्राम, जिसका उपयोग हम गर्भ निरोधन के लिए करते हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ाई गई थी। तो ध्यान रखेगा, राइट आंसर होगा स। खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचारित रोग हैं। बच्चों खाद्य पदार्थ और पानी एक साथ यहाँ पर हमें काउंट करना है। कौन से ऐसे रोग हैं जो दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा प्रसारित होते हैं? तो टाइफॉइड, अमीबा और एसके रिश्ता। मुंह की लार किस प्रकार का प्रतिरोध है? बच्चों मुंह की लार यहाँ पर कार्यकीय प्रतिरोध है। यहाँ पर सहज प्रतिरक्षा के जो प्रतिरोध पाए जाते हैं वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए और उनके उदाहरण। नीचे दी गई तालिका में एबीसीडी क्या है? बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से भी जो है बोर्ड में पूछा जाता है। आपको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में पूरा बता दिया कि कौन से जीव से कौन सा औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है द। एबीसीडी जो दिए गए थे उनको आपको आसानी से पहचानना है। ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा। नोट्स का भी आप जो है बुकलेट है, बुकलेट का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आंसर बहुत अच्छे ढंग से आपको याद होना चाहिए। बाह्य स्थानीय संरक्षण है। बच्चों बाह्य स्थानीय संरक्षण की परिभाषा बहुत सी बार पूछ ली गई है बोर्ड एग्जाम में। प्लस बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है यह भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। सजंतु उद्यान, जिसमें जीव को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। स्त्री जनन तंत्र से संबंधित सही कथन है। बच्चों गर्भाशय की ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं, ये यहाँ पर सही कथन है। बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन और गलत यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, तो इसका मतलब हमें सही कथन का ही चयन करना है, गलत का नहीं। मूल सिद्धांत में सम्मिलित है। मूल सिद्धांत को हम सेंट्रल डोगमा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा में यहाँ पर आपको बताना है कि एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, यहाँ से डीएनए से आरएनए का निर्माण भी किया जाता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। बच्चों पूरी एक सीरीज वाला आपको बता रखा है। सेंट्रल डोगमा, एक के बाद एक सूचना का प्रसारण होता है, तो उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है, वह है सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के पृथक्करण से संबंधित एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम आपने काम में लिया था? काइटिनेज लिया था कवक के लिए, सेलुलेज लिया था सेलुलोज का पाचन करने के लिए, यानी कि पादप कोशिका के लिए। लाइसोजाइम आपने लिया था जंतु और जीवाणु कोशिका भित्ति को हटाने के लिए। और यहाँ पर लाइसोसोम है जो एंजाइम नहीं है, तो आपको इसी का ही चुनाव करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 वर्षीय बालिका में जीन चिकित्सा के अंतर्गत किए गए उपचार में शामिल नहीं है। कौन सा हमने 4 वर्षीय जो बालिका का ट्रीटमेंट किया गया था, जिसको हमने जीन थेरेपी बोला था, कौन सी विधि यहाँ पर काम में नहीं ले पाए? क्या रीजन रहा होगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जीन को भेजना, यानी कि हमने यहाँ पर क्या हुआ कि भ्रूणावस्था में अगर हम उस 4 वर्षीय बालिका में अगर भ्रूणावस्था चल रही होती तो हम जीन को भेजकर जो विकार युक्त जीन है उसको हम हटा सकते थे। लेकिन चूंकि 4 वर्ष हो चुके हैं तो ये वाली विधि
पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, तीनों विधियां आपने पढ़ रखी है। एडीए एंजाइम का प्रतिस्थापन, अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन, आनुवंशिक निर्मित लसीकाणु को भेजना, ये तीनों विधियों का हम उपयोग कर चुके थे 4 वर्षीय बालिका में जीन उपचार के लिए। लेकिन चौथी विधि का उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि ये विधि केवल भ्रूणावस्था में ही काम में ली जाती है। नेक्स्ट, किसी समष्टि का गुण लक्षण नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? जनसंख्या वृद्धि। बच्चों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है समष्टि का गुण नहीं है। तो समष्टि का गुण है जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, नहीं है जनसंख्या वृद्धि। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या वृद्धि का कोई गुण यहां पर आपने उसमें सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा। dn बटे dt बराबर rn समीकरण में चरघातांक की वृद्धि हो रही है, इसमें n दर्शाता है समष्टि घनत्व को दर्शाता है n। एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है बच्चों। एक झील यानी कि पानी का पारितंत्र आपको बताना है। प्राणी पल्लवक कौन से स्थान पर होते हैं? प्राणी पल्लवक द्वितीय स्थान पर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अ। स्टार्टिंग कहां से होती है? पादप पल्लवक से, यानी कि तैरने वाले छोटे पौधों को पादप पल्लवक कहते हैं। तैरने वाले छोटे कीटों को प्राणी पल्लवक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? प्राणी पल्लवक। अफ्रीका कैटफिश मछली को जब भारतीय नदियों में डाला गया तो यहां पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित किया गया है। बच्चों जब अफ्रीकन कैटफिश को यहाँ की नदियों में डाला गया था तो उनमें क्या उत्पन्न हो गई थी? उनमें यहाँ पर जो है विदेशी जातियों का आक्रमण हो चुका था, तो जिससे यहाँ की जो कैटफिश है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था। हार्डी विनबर्ग साम्यता सिद्धांत को विकासीय सिद्धांत के साथ जोड़कर हमें सहायता मिलती है। नई जातियों की उत्पत्ति को समझने में यह सिद्धांत हमारी सहायता करता है। तो अ है इसका राइट आंसर। बाकी नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है वो ये इस सिद्धांत के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। आपको ये सिद्धांत अच्छी तरह बताया गया था कि जीनों की आवर्ती और उनका जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहता है जब तक कि प्राकृतिक वर्ण उत्परिवर्तन इस तरह की घटनाएं नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक दंपत्ति के सभी पुत्र वर्णांध हैं, आप निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर वर्णांध में पुत्र और पुत्रियां दोनों को यहाँ पर काउंट किया गया है। तो सभी पुत्र का मतलब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जितने भी यानी कि लड़के और लड़कियां जितनी भी हो रही है वो सारी क्या है बच्चों? यहां पर वर्णांध है। तो ऐसी कंडीशन कब आ सकती है? जब माता समयुग्मजी वर्णांध हो, यानी कि स्त्री भी यहां पर क्या होनी चाहिए? वर्णांध। जबकि नॉर्मली आप देखेंगे कि स्त्री क्या होती है? रोगवाहक होती है, यानी कि महिलाओं में वर्णांधता रोग नहीं पाया जाता नॉर्मली। लेकिन महिलाओं में वर्णांधता रोग कब हो सकता है? जब वो समयुग्मजी वर्णांध हो। जैसे हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? एक्स यहाँ पर वर्णांध को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो दोनों पर जो दोनों एक्स लिंग गुणसूत्र है उन पर सी यहाँ पर जो है विकार जीन आ चुका है। तो तब ऐसे और पुरुष क्या हो? विषम युग्मजी वर्णांध। इस तरह की कंडीशन में अगर क्रॉस कराया जाता है पुरुष और महिला के बीच तो उनके सारे पुत्र कैसे होंगे बच्चों? सारे पुत्र होंगे वर्णांध होंगे। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। बच्चों यहां पर बताया गया है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जल द्वारा परागण होता है। वाटर लिली में आपने देखा होगा कि कीट के द्वारा भी परागण देखा गया है। वेलिसिनेरिया में जल के द्वारा भीतर परागण होता है, वेलिसिनेरिया में जल के द्वारा बाहर परागण होता है। वायु परागण करने वाले वायु परागित पुष्प के अंडाशय में केवल एक ही बीजाणु पाया जाता है। बिल्कुल सही कथन है बच्चों यहाँ पर। बाकी सारे कथन आपको यहाँ पर गलत मिलेंगे, एक कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उसी का ही आपको चयन करना है। देखिए आगे, निम्न में से अगुणित अथवा द्विगुणित कोशिका का सही चयन कीजिए। बच्चों या तो आपको यहाँ पर अगुणित पूरी तरह ध्यान रखना है या दोनों कोशिकाएं कैसी हो? द्विगुणित, यानी कि एक अगुणित और एक द्विगुणित यहाँ चयन नहीं करना है। ध्यान से इसका आंसर करना है बच्चों। देखिए लघु बीजाणु कोशिका अगुणित होती है,
लघु बीजाणु कोशिका बिल्कुल अगुणित होती है। गुरु बीजाणु कोशिका द्विगुणित होती है, नहीं होती है, तो पहला कथन गलत। दूसरा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका अगुणित, लघु बीजाणु मात्र कोशिका तो द्विगुणित होती है, तो ये कथन भी गलत। दोनों कथन अभी तक गलत है। तीसरा देखिए, परागकण एक गुणित और भ्रूण कोश द्विगुणित। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक गुणित का मतलब अगुणित ही होता है। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बच्चों। अगुणित यानी कि n, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रही हुई। परागकण एक गुणित यानी कि अगुणित, यहां तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। भ्रूण कोश द्विगुणित, बच्चों ध्यान रखिएगा, भ्रूण कोश हालांकि बड़ी आकृति है, जिसमें 7 तो कोशिकाएं देखी गई है और 8 केंद्रक देखे गए हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा पूरी संरचना क्या होती है, अगुणित होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत माना जाएगा। लास्ट बचा है परागकण एक गुणित और भ्रूण कोश एक गुणित, यानी कि द वाला आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत दिमाग से आपको इसका आंसर देना था। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों बीजांड में बीजांड द्वारीय सिरे के ठीक विपरीत भाग को निभाग कहा जाता है। निभाग हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा बीजांड द्वार के ठीक विपरीत पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगह पर अलग अलग इकराशार क्रम का पता लगाया है, उसे SNPS कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इतनी जगह पर वापस न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम बार बार रिपीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चों है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो विशेषताएं होती है उस विशेषताओं में से यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। 2 मिलियन वर्ष पूर्व नामक आदि मानव पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। ये पत्थर के हथियारों से शिकार करता था। बच्चों ध्यान रखिएगा, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तथा ये फल बक्सी थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन मानव आपको ध्यान रखना है। इसमें ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है बच्चों क्योंकि विशेषताओं से भी यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ये एरिया इस टाइप के क्वेश्चन और भी है, वो भी साथ के साथ आपको थोड़ा थोड़ा देख के जाना है, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी विशेषता वाला मानव क्या कहलाता है। सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का नाम आपको बताना है, विश्व शिखर सम्मेलन, आपको इसका नाम बताना था। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु जिनमें जीन हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके उन्हें कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। बच्चों पारजीवी जंतु भी इन्हें कहा जाता है। ये एक तरह से पूरी डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान के माध्यम से दी है। बच्चों अगर ट्रांसजेनिक जीव की परिभाषा पूछी जाती है तब भी आपको यहां से वो परिभाषा लेनी है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु जिनमें जीन हस्तकौशल द्वारा, जीन हस्तकौशल मतलब यहां पर हमारे द्वारा, मानव के द्वारा प्रयोगशाला में जीनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहां पर उस टेक्निक को तो हम कहेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी, प्लस जो जीव तैयार हुआ है उसे हम ट्रांसजेनिक जीव के नाम से जानते हैं। परिभाषा और ये रिक्त स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पूरी परिभाषा आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि 2 काम एक साथ हो जाएंगे। आपको यहाँ पर दिमाग से इसका राइट आंसर लिखना था, प्लस इस परिभाषा को भी टेस्ट पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। सट्टन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। पूरी लैंग्वेज आपके सामने है, एनसीईआरटी की पूरी लैंग्वेज हमने आपको लिखवा रखी थी कि बच्चों किस तरह जो है सट्टन ने मेंडल के सिद्धांतों का उपयोग करके वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डीएनए के एकल सार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, एकल सार युग्म में परिवर्तन होना। बच्चों एकल सार युग्म में परिवर्तन होना, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट मोटेशन के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है। एक विधि जो पौधों के लिए उपयोगी होती है। डीएनए को विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च सूक्ष्म कणों की बमबारी कराकर प्राप्त किया जाता है, भेजा जाता है अंदर, उसे जीन गन या बायोलिस्टिक गन के नाम से जाना जाता है।
प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुंचन को प्रेरित करते हैं। इसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी बच्चों को जाना जाता है। पूरी परिभाषा और पूरा समझाने का जो तरीका था वो भी हमने क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। कभी कभी लगता है कि खुद गर्भ कैसे संकेत भेजेगा बच्चों, लैंग्वेज पढ़ो, शांति से आपको इसका आंसर देना था। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा के द्वारा कहाँ भेजे जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर संकुंचन उत्पन्न करवाया जा रहा है गर्भाशय में, जिससे इसकी सूचना पड़ती है मस्तिष्क में। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद किए जाने पर अभिलाक्षणिक और अप्रिय के रूप में अभिव्यक्त होती है। विनिवर्तन संलक्षण विड्रावल सिंड्रोम के नाम से इनको जाना जाता है बच्चों। देखिए अति लघुत्वात्मक प्रश्न आ चुके हैं बच्चों। अनुन्मील्यता क्या है, इससे संबंधित पादप का नाम लिखिए बच्चों। अनुन्मील्यता आप जानते हो स्वयुग्मन को प्रेरित करने वाली एक मुख्य विशेषता होती है। इस प्रकार के पादप में जो फूल होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, ये कभी खिलते नहीं है और ये फूल हमेशा कली का अवस्था में रहते हैं। वायोला, कनकोआ, कोमेलिना आपने काफी नाम सुना होगा, तो ये सब इसके उदाहरण हैं बच्चों। पराग एलर्जी किसे कहते हैं बच्चों, कुछ पादपों के परागकण जैसे पार्थेनियम है, इनके परागकण मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं या तरह तरह की यहाँ पर रोग उत्पन्न करते हैं, तो परागकण के द्वारा होने वाले रोगों को पराग एलर्जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जु के डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। साथ ही यहाँ पर डीएनए का अनुक्रम लिखा है तो आपको आरएनए का अनुक्रम ज्ञात करना है। बच्चों चार घाव का तुल्यता नियम आपको यहाँ पर लगाना है। एडेनिन थाइमीन और यहाँ पर एक होता है एडेनिन बराबर थाइमीन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। तो यहाँ पर देखिए A+T आपको ध्यान रखना है। इधर आ गया G+C। क्या क्या मान दे रखा है बच्चों, साइटोसिन का मान दे रखा है 30%, तो ये 30 है, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा बच्चों 30%। यानी कि अगर हमारे पास टोटल मात्रा है 100, तो 100 में से यहाँ पर 30 + 30 यानी कि 60 लेस हो जाता है। तो A+T बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर A+T बराबर 40%। चूंकि A बराबर T होता है तो यहाँ पर A और T का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो 40 को 2 समान भागों में बांटो बच्चों, तो 40 को 2 समान भागों में बांटेंगे तो 20% एडेनिन आ जाएगा और 20% थाइमीन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट की दृष्टि से भी आपको ये दिया गया है। आरएनए का अनुक्रम आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखेगा जहां पर एडेनिन है वहां तो एडेनिन, लेकिन जहां पर थाइमीन होता है वहां पर क्या कर दिया जाता है बच्चों, यूरेसिल। बाकी वो की वही श्रृंखला आपको सेम टू सेम कॉपी करनी है, बाकी कहीं भी आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो AUGC जहां जहां पर T आ रहा है वहां पर आपको क्या करना था, U करना था। वंशावली विश्लेषण को स्पष्ट कीजिए बच्चों। मानव की जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली है, यानी कि जो उनके जीन है उनको गुणसूत्रों को, जीनों का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया जाता है बच्चों। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत भी होते हैं, तो इसको हम वंशावली विश्लेषण के नाम से जानते हैं। परजीविता तथा अनपरजीविता को स्पष्ट कीजिए। परजीविता किसे कहते हैं बच्चों, जब कोई जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं और इस गुण को हम परजीविता कहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें हम अंड परजीविता की, तो बच्चों कोयल वाला उदाहरण तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा इसे ही। कोयल क्या करती है, अपने अंडों को यहाँ पर जो है कौवे के घोंसले में रख देती है और वो कौवा जो है यहाँ पर उन अंडों की देखभाल करता है, उन्हें सेता है, उन्हें उचित तापक्रम और उनकी देखभाल करता है। तो इस तरह का लक्षण जो है वो अंड परजीविता के नाम से जाना जाता है।
सूक्ष्म प्रवर्धन क्रिया को समझाइए तथा इसमें उत्पन्न होने वाले पादपों अर्थात सोमाक्लोन की मुख्य विशेषता बताते हुए पोमेटो पादप का निर्माण किस प्रकार होता है, पादपों के निर्माण की विधि का नाम लिखिए। बिल्कुल, उत्तक संवर्धन टेक्निक आपको ध्यान रखनी है बच्चों। बहुत ही अधिक संख्या में छोटे से स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पादप तैयार किए जा रहे हैं, सूक्ष्म पादप, इसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और सोमाक्लोन किसे कहते हैं बच्चों? जब आकारिकी और आनुवंशिकी में जो पादप प्राप्त होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं, ऐसे पादपों को हम सोमाक्लोन के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर जो है आपको अलग अलग टेक्निक बता रहा है, सूक्ष्म प्रवर्धन, सोमाक्लोन, पोमेटो और इन पादपों के निर्माण की विधि। 4 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पोमेटो कैसे बनाया बच्चों? आलू प्लस टमाटर। विधि का नाम क्या लिखना है? कायिक संकरण विधि। कृत्रिम वीर्य सिंचन और पात्र निषेचन की प्रक्रिया को समझाते हुए आईयूडी को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कृत्रिम वीर्य सिंचन क्या होता है? पढ़ा हुआ है बच्चों। जब यहाँ पर पुरुष के शुक्राणु कमजोर हो जाते हैं तो उन्हें कृत्रिम विधि से गर्भाशय तक छोड़ा जाता है, उसे हम कृत्रिम वीर्य सिंचन या यहाँ पर वीर्य सिंचन के नाम से भी इनको जाना जाता है। पात्र निषेचन किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें अंडाणु और शुक्राणु लेकर पात्र यानी कि परख नली के भीतर निषेचन क्रिया करवाई जाती है तो उसे पात्र निषेचन कहते हैं। आईयूडी किसे कहते हैं बच्चों? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसमें प्रशिक्षित नर्स या फिर डॉक्टर के द्वारा जो है यहाँ पर गर्भाशय में युक्तियां लगाई जाती है, इसे आईयूडी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, सहज प्रतिरक्षा क्या है बच्चों? सहज प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, बाहरी कारकों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। तो जो जन्म के समय से प्राप्त हो जाती है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके प्रकारों के केवल नाम लिखिए तो प्रकारों में आपको प्रतिरोध जो है उनके नाम लिखने थे। क्या क्या प्रतिरोध है बच्चों? शारीरिक रोध, कार्यकीय रोध, कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति बीजांड तथा बहुअंडपी युक्त अंडपी स्त्री केसर को चित्र से दर्शाइए। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे बहुअंडपी युक्त अंडपी यानी कि बहुत सारे अंडप है बच्चों, और सारे के सारे अंडप आपको आसानी से दिख रहे होंगे, अलग अलग होते हैं। दूसरा है प्रति बीजांड यानी कि उल्टा बीजांड, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा चित्र की सहायता से दर्शाना था, बताया था आपको इसकी चित्र की प्रैक्टिस करने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। बाकी इसमें विपुंसन टेक्निक दे रखी है बच्चों। तो विपुंसन में आपको पता है परागकोश के परिपक्व होने से पहले ही जो है यहाँ पर कलिका अवस्था में परागकोश को कैंची या चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। उस क्रिया को हम यहाँ पर विपुंसन कहते हैं। और उसके बाद बटर पेपर यानी कि थैली लगाकर उसको बांध दिया जाता है ताकि कोई अन्य परागकण वहां पर नहीं पहुंचे। इस क्रिया को बोरावस्त्रावरण या बैगिंग के नाम से जाना जाता है। बीओडी किसे कहते हैं बच्चों? 1 लीटर जल में उपस्थित ऑक्सीजन की वो मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग में ली जाती है, उस मात्रा को ही हम बीओडी के नाम से जानते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, जहां की बीओडी कम हो रही है वहां पर पानी शुद्ध माना जाता है। अगर किसी स्थान की बीओडी या किसी पानी की जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पानी की बीओडी ज्यादा आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अशुद्धता यानी कि पोल्यूशन ज्यादा है। प्रसव क्रिया तथा अपराग क्या है समझाइए। प्रसव क्रिया जब गर्भ पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो वहां पर अब वो गर्भ जो है गर्भाशय से बाहर आता है, इस क्रिया को ही प्रसव कहते हैं। अपरा क्या है बच्चों? अपरा एक प्रकार का अंतर संबंध होता है जो मादा के गर्भाशय के उत्तक हैं और जो यहाँ पर शिशु के जो उत्तक हैं यानी कि भ्रूण के जो उत्तक है उनके बीच एक प्रकार का क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध बन जाता है। उस संबंध को ही हम अपरा कहते हैं। अपरा के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अपरा के द्वारा शिशु का विकास किया जाता है और अपरा से ही उसको पोषण मिलता है, उसका उत्सर्जन बाहर किया जाता है। ये सब कार्य अपरा के ही होते हैं।
पादप तथा जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक के नाम लिखिए। बिल्कुल, द्विबीजपत्री पादपों में क्लोनिंग संवाहक का चयन और उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जंतुओं में और पादपों में क्लोनिंग हेतु संवाहक के नाम तो आपको याद है सही बच्चों। पादपों के लिए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु जो होता है उसका टीआई प्लाज्मिड काम में लिया जाता है। और अगर हम बात करें जीवाणु की, जंतुओं की, तो जंतुओं के लिए रेट्रोवायरस यानी कि जो कैंसर का वायरस है उसको हम अहानिकारक बनाकर काम में लेते हैं। यहां पर अगर द्विबीजपत्री पादपों में क्लोनिंग संवाहक पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा किस तरह जो है, पहले हमने उसका टीआई प्लाज्मिड लिया, फिर यहां पर उसमें अपना वांछित जीन जोड़ा और फिर उसको प्लाज्मिड की सहायता से परपोषी कोशिका में ट्रांसफर कर दिया। पीबीआर 322 का चित्र बच्चों, इस चित्र का बिल्कुल कई बार आपको बताया था कि बहुत अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी है। चित्र में अगर आप समझ भी जाओगे तब भी जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी। नॉर्मली आपको एज इट इज इसका पूरा नामकरण आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चों। थोड़ी सी अगर मेहनत हो जाएगी तो वहां पर नीट में भी ये पूछ लिया गया है और बोर्ड में भी पीबीआर 322 का चित्र पूछा जाता है अक्सर। तो आपको ध्यान रखना है ये सब यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम से जुड़ने वाली जगह बताई गई है। एएमपी और टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर जीन है, प्रतिरोधी जीन के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एकस्व पेटेंट या बायोपायरेसी को परिभाषित कीजिए। बच्चों, पेटेंट और एकस्व तो आप जानते ही हैं, एक प्रकार का कानूनी अधिकार होता है जो खोजकर्ता को दिया जाता है, उसे पेटेंट कहते हैं। और बायोपायरेसी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियां या फिर दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र अथवा उससे संबंधित लोगों से बिना पूछे यानी कि अनुमोदन किए उनका उपयोग किया जाता है। उनकी बौद्धिक संपदा, उनके दिमाग का उपयोग किया जाता है, उनकी जैव विविधता का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। एक प्रकार से जैव संसाधनों की चोरी का नाम है बायोपायरेसी। बच्चों, स्तन ग्रंथि का आरेखी चित्र बताया था तथा एलएच सर्ज और एलएस कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर क्या है। बच्चों, एलएस तो हार्मोन है। जब यहाँ पर अंडोत्सर्ग का समय आता है तो बहुत अधिक मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, उसे एलएस सर्ज कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम बच्चों, जो ग्राफिन पुटक फट जाता है, उस फटी हुई संरचना के द्वारा जो नया निर्माण होता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित किया जाता है, जो यहाँ पर गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। इस तरह की संरचना आपने बनाई थी बच्चों। ये चित्र आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आनुवंशिक सूचना से संबंधित मूल सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा। बच्चों, इसका छोटा सा क्वेश्चन वहां पर भी पूछा था ऑब्जेक्टिव में। ये पूरा चित्र यहाँ पर आ चुका है ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। डीएनए से डीएनए बनना प्रतिकृति कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना रूपांतरण कहलाता है। बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसके और भी नाम है। रूपांतरण का नाम आपने यहाँ पर और भी पढ़े थे, तो यहाँ पर अनुवादन के नाम से भी इसको जाना जाता है। समष्टि के 4 गुण लिखिए, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात और समष्टि घनत्व। मानव में हीमोफीलिया रोग को समझाते हुए कोई 2 क्रोमोसोम विकार के नाम लिखिए। बच्चों, हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है जो यहाँ पर आनुवंशिक रोग है और इसमें व्यक्ति के शरीर पर चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और ज्यादा रक्त बह जाने से कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम विकार तो आप जानते ही हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। तो इस तरह के 2 विकार आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों, इस दुनिया में किसी का भी डीएनए एक समान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज का फायदा मिला है कि जब किसी का भी डीएनए सेम नहीं हो रहा है तो क्यों न इस विधि का उपयोग कर लिया जाए। तो बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर कि जब भी कोई घटना हो रही है तो घटना स्थल पर डीएनए को इकट्ठा किया जाएगा और जिस व्यक्ति पर शक होता है तो उस डीएनए की पट्टियों को
उस व्यक्ति के डीएनए की पट्टियों से मिलान किया जाता है, क्योंकि किसी और का डीएनए तो सेम हो नहीं सकता। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा जो है संबंधित व्यक्ति का पता लगा लिया जाता है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक छोटा सा अनुक्रम बार बार रिपीट होता है, उसे पुनरावर्ती डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो जिसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो विभिन्नताओं का पता लगा लिया जाता है, कितनी बार जो है डीएनए का छोटा क्रम रिपीट हो रहा है, सभी व्यक्तियों में इसकी संख्या अलग अलग होती है और विभिन्नता से इसका पता लगाया जाता है। पुनरावर्ती डीएनए जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चों, मानव विकास के क्रम में निम्न वानरों की मुख्य विशेषता बताइए। बिल्कुल बताएंगे, निएंडरथल मानव और दूसरा है होमो हैबिलिस मानव। निएंडरथल मानव की विशेषता है बच्चों 1400 सीसी जो है इनकी दिमाग की क्षमता है, प्लस ये रक्षा के लिए खालों का उपयोग करते थे बच्चों, और अपने को जो मृतक होते हैं उन मृतकों को जमीन के अंदर दफनाते थे। यानी कि पहली बार इन्होंने अपनों को जमीन में गाड़ना शुरू किया। इससे पहले बहुत बुरी हालत होती थी मरने वाले की, क्योंकि उनकी नजरों में वो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता था। फिर अपनेपन का इन्होंने एहसास समझा और अपनों को इन्होंने जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। कौन से मानव की विशेषता है? निएंडरथल मानव की बच्चों। होमो हैबिलिस मानव की विशेषता, होमो हैबिलिस मानव की विशेषता है ये प्राणी के रूप में दिखने लग गए, यानी कि मानव की तरह दिखते थे, और यहाँ पर दिमागी क्षमता तो हालांकि कम है, 650 से 800 सीसी है, और संभवतः मांस नहीं खाते थे। बच्चों, रूपांतरण या स्थानांतरण प्रक्रिया जिसको हम अभी सेंट्रल डोग्मा में पढ़ के निपटे हैं कि एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर उसी का चित्र पूछ लिया गया है बच्चों। तो ये यहाँ पर चित्र है, ये चित्र आपको बहुत अच्छे ढंग से बनाना है बच्चों, और ध्यान रखिएगा किस तरह जो है इस श्रृंखला का प्रारंभ होता है। सबसे पहले आपने देखा कि एक एमआरएनए जो है केंद्रक से निकल कर आता है, उस पर छोटी इकाई, फिर बड़ी इकाई, और पूरा आरएनए, और ये दो स्थान जिन पर एमिनो अम्ल जुड़ता है, ये कंप्लीट बन जाता है बच्चों। पहला कोड आता है एयूजी जिसको टीआरएनए पढ़ता है, और वो संबंधित जो है एमिनो अम्ल को ढूंढ कर लाता है, पी स्थल पर जोड़ देता है। इसी प्रकार कोई दूसरे कोड को पढ़ा जाता है जिसको यहाँ पर ए स्थल पर जोड़ दिया जाता है। दोनों के बीच पेप्टाइड बंध बन जाता है, और पेप्टाइड बनते ही इस अभिक्रिया की शुरुआत हो जाती है। पुष्पी पादपों की अनूठी घटना जो कि दोहरा निषेचन है। बच्चों, ये लाइन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये लाइन हमारा उद्देश्य था बताना। यहाँ से भी रिक्त स्थान आ सकता है, इसे स्पष्ट करते हुए युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल करेंगे बच्चों। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन आपने पढ़ रखा है। युग्मक संलयन में आपको पता है कि किस तरह जो है ये भ्रूण कोश है बच्चों, किस तरह दो नर युग्मक नीचे उतरते हैं। पहला यहाँ पर अंड कोशिका से संयोग करता है, तो उसे हम कहेंगे युग्मक संलयन, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण यहाँ पर अपना विकास करेगा। दूसरा है बच्चों त्रिसंलयन, सेकंड नंबर वाला। अब यहाँ पर जो दो केंद्रक वाली कोशिका है उससे संयोग करता है, तो दो केंद्रक तो ऑलरेडी आ चुके हैं बच्चों, दो केंद्रक यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहां पर तीसरा केंद्रक आता है। तीसरा केंद्रक ये रहा बच्चों, तो कितने केंद्रक हो गए? 3 केंद्रक हो गए, तो इसको त्रिसंलयन कहते हैं। इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही आगे चलकर यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो उसको पोषण प्रदान करता है। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, एक बीजाणुज विकास किसे कहते हैं? एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किया जाता है, उसे हम यहाँ पर एक बीजाणुज विकास कहते हैं। यहाँ पर किस किस की सूत्र गुणिता पूछी गई है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सूत्र गुणिता का मतलब आपको गुणसूत्रों की व्यवस्था बतानी है कि बीजांड काय की कोशिका अगुणित होती है या द्विगुणित। बिल्कुल द्विगुणित होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी यहाँ पर द्विगुणित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु क्या होता है बच्चों? अगुणित होता है। और मादा युग्मकोद्भिद जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भ्रूण कोश के नाम से। तो ये भी क्या निकला? अगुणित निकला। प्रतीप बीजाणु वापस आ चुका है। चित्र इसका कुल मिला के आपको ये बार बार यहाँ पर बताया गया है, फोकस किया गया है कि ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतीप बीजाणु यानी कि गुरु बीजाणुधानी का चित्र आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। अथवा में है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बिल्कुल ना, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आपको आना चाहिए। बहुत पहले भी बताया था। जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा फुर्सत में है उसी समय आप जो है ये चित्र बन, क्योंकि आए लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। पूरा वर्णन यहाँ पर बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। दो जीनों की वंशागति से संबंधित द्विसंकर संकरण को परिभाषित करते हुए पनेट वर्ग विधि से इसका चित्र बनाइए। दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। चित्र आपने पहले भी देखा हुआ है बच्चों। किस तरह गोल और पीला यहाँ पर आपको बताना है। गोल और पीला ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा किस तरह सभी पौधे F1PD में गोल और पीले प्राप्त हुए। हालांकि वो संकर प्राप्त हुए थे, फिर उनका आपस में क्रॉस कराया तो क्या अनुपात प्राप्त हुआ था बच्चों? 9 3 3 1। 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा, ये यहां पर अनुपात था। दूसरा था 12 24 12 12 1, ये यहां पर जीनोटाइप अनुपात होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन आ गया। नर विषम युग्मता और मादा विषम युग्मता को स्पष्ट करते हुए मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे बच्चों। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह अगर नर में विषम युग्मकता है यानी कि दोनों के दोनों गुणसूत्र अलग अलग है तो उसको नर विषम युग्मता कहेंगे। और मादा में मानव की दृष्टि से समयुग्मकता पाई जाती है। लेकिन हम बात करें मादा विषम युग्मकता तो इस बार मादा में क्या देखी गई है बच्चों? विषम युग्मकता। तो यहाँ पर मानव आपको उदाहरण नहीं लेना, पक्षी आपको उदाहरण लेना है। पक्षियों में लिंग का निर्धारण करने की जिम्मेदारी मादा की है, क्योंकि मादा में यहाँ पर क्या पाई जाती है? विषम युग्मकता। और नर क्या निकला बच्चों? नर यहाँ पर सम युग्मकता दर्शाता है। लिंग निर्धारण आपको समझाना है बच्चों। लिंग निर्धारण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है आपको कि किस तरह जो है एक्स का क्रॉस जो है वो एक्स वाई से करवाना है। कितनी कंडीशन में जो है लड़का पैदा होने की संभावना होती है और कितनी कंडीशन में लड़की पैदा होने की संभावना होती है, तो आपको बताना है 50-50। तो अगर दंपति ने 4 बच्चे उत्पन्न किए हैं तो उनमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के हो सकते हैं। यानी कि आप ऐसे नहीं बता सकते, पूरी तरह डिसाइड नहीं कर सकते कि अगली संतान जो है वो लड़का ही होगी, वो लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो इसीलिए हमारे टॉपिक में डाली गई है कि लड़का और लड़की होने की संभावना 50-50 होती है। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि इस बार लड़का ही होगा या इस बार लड़की ही होगी। संभावना कितनी होगी बच्चों? 50-50।
उपभोक्ता किसे कहते हैं, इससे संबंधित प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता को उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, उपभोक्ता वो होते हैं जो पादपों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सीधा शाकाहारी हो, यानी कि पादपों से भोजन प्राप्त करता हो, और द्वितीयक उपभोक्ता उसे कहते हैं बच्चों जो प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन करता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्राथमिक उपभोक्ता तो मान लिया हिरण और द्वितीयक उपभोक्ता मान लिया भेड़िया। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। चित्र से भी इस स्तर को दिखाया गया है बच्चों। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जब कॉपियां चेक हो रही है तो उसमें हमें पता लगा था कि बहुत सी जगह चित्र आप नहीं बना पाए। दूसरा चित्र जो चिड़िया वाला बाज वाला है वो आपने इसकी जगह बना दिया। तो ध्यान रखिएगा, चित्र का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा चित्र आपको बनाना है। निम्न को स्पष्ट कीजिए। पारितंत्र, प्राथमिक उत्पादकता और इसके प्रकार, पारिस्थितिक पिरामिड और इसके प्रकार। पारितंत्र तो बच्चों आपको पता है, इसे जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी जैव मात्रा बनाई गई है, उसे हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक या नेट प्राथमिक उत्पादकता। पारिस्थितिक पिरामिड, बच्चों पारिस्थितिक पिरामिड जिसमें पिरामिड का आधार तो चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते ये सकड़ा हो जाता है, यानी कि इस तरह की संरचना आपको यहाँ पर बनानी होगी बच्चों। ये ऊपर आते आते सकड़ा हो जाता है, नीचे का आधार बड़ा माना जाता है, जो यहाँ पर नॉर्मली पादपों की संख्या को या उत्पादक की संख्या को दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक खाद्य का संबंध हो जाता है, भोजन का संबंध हो जाता है, और जिन आकृतियों के द्वारा उनको दर्शाया जाता है उन आकृतियों को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। जीवों की संख्या का पिरामिड होता है, जीव मात्रा या जीवों का भार भी कह सकते हैं, और ऊर्जा का पिरामिड। आनुवंशिक कूट क्या है, इनकी विशेषता लिखिए तथा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना को चित्र से दर्शाइए। बच्चों, आनुवंशिक कूट नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम होता है जो एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, और उसे हम कहते हैं बच्चों आनुवंशिक कूट। ये कूट, अब यहाँ पर विशेषता बताइए कि प्रत्येक कूट केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण ये असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण इन्हें अपाशित कूट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोई कूट जो है 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्लों का भी कूट लेखन कर सकता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और उसकी संरचना, यहाँ पर विशेषता बताई गई कि सर्पिलाकार डीएनए की श्रृंखला बतानी है बच्चों। सर्पिलाकार होती है, सीढ़ी नुमा होती है, याद है आपको। प्रति समानांतर होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर एक 5 से 3 है तो दूसरी 3 से 5 होगी। विशेषता बतानी है डीएनए कुंडली की। और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, बच्चों कभी कभी ध्यान रखिएगा दोनों प्रकार की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपको बनानी आनी चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, और कभी कभी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पूछ ली जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर द्विरज्जु की श्रृंखला, द्विरज्जु की मॉडल पूछा जाता है तो आपको इस तरह का मॉडल बनाना है बच्चों। लेकिन अगर द्विरज्जु की या एक रज्जु की श्रृंखला बनानी है तो इस तरह की श्रृंखला बनाकर आपको दिखानी होगी। ये देखिए यहाँ पर आनुवंशिक अध्ययन है, इससे संबंधित हर्षे और चेस का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है बच्चों। यहाँ पर मेजर में आपके लिए ये क्वेश्चन डाला गया है, हर्षे और चेस का प्रयोग। यहाँ पर देखो कौन सा जीवाणु लिया, जीवाणु भोजी वायरस लिया है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज। तो कुछ बैक्टीरियोफेज को तो हमने S35 से किया यहाँ पर उनका संवर्धन, और कुछ बैक्टीरियोफेज को P32। तो ये P32 और S35 क्या है, रेडियो एक्टिव। ये सामान्य सल्फर नहीं है बच्चों, और न ही सामान्य फास्फोरस। और जब इनका संवर्धन किया गया तो S35 तो बच्चों कहां जाके जमा हो गया, उनके कैप्सिड में, और दूसरा जो P32 था वो उनके डीएनए में
इकट्ठा हो गया। अब इनका अटैक करवा रहे हैं जीवाणु कोशिका पर, तो जीवाणु कोशिका के अंदर S35 का पता लगा या नहीं लगा बच्चों? S35 का पता नहीं लगा। जीवाणु कोशिका के अंदर किसका पता लगा? P32 का। P32 हमने कहाँ छोड़ा था? केंद्रक के अंदर। इसका मतलब केंद्रक यानी कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, न कि सल्फर यानी कि जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मच्छर या कीट द्वारा संचारित दो रोगों के नाम। बिल्कुल, मलेरिया और फाइलेरियोसिस जो है कीट द्वारा संचारित होते हैं बच्चों। और किस तरह व्यक्तिगत और जन स्वच्छता रखनी चाहिए बच्चों? इसमें नॉर्मल बातें बताई थी आपको, पानी को छान कर उबाल कर पीना चाहिए। अगर कहीं कीट ज्यादा है तो कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, प्लस होते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए बच्चों। अगर भोजन खुला हुआ है उससे संक्रमण संभावना बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। हमें सेवन में फल वगैरह का भी उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे व्यक्तिगत और ये सारी चीजें आपने पहले डिस्कस की हुई है। अगला क्वेश्चन है अथवा का टीकाकरण। बच्चों, टीकाकरण में रोगजनक जो है उसको निष्क्रिय करके शरीर के अंदर भेजा जाता है। जो सूक्ष्म मात्रा भेजी जाती है उसे टीका कहते हैं और इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, ताकि उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बन सके और हमारी रक्षा हो सके। अमीबता रोग का रोगजनक, बिल्कुल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबता रोग का रोगजनक होता है बच्चों। ये जो है मक्खियां वगैरह जो है इसको फैलाती है, मल से खाद्य पदार्थों में आ जाती है और उन्हें संदूषित करती है। तो इस तरह इस रोग का प्रसार होता है। बच्चों, विनिवर्तन संलक्षण किसे कहते हैं? ये हम पढ़ चुके बच्चों, रिक्त स्थान में भी आया था। विनिवर्तन संलक्षण जब व्यक्ति की जो नियमित ड्रग्स लेने की जो आदत होती है, उस आदत में जो जितना मात्रा ड्रग्स की ली जाती है उस मात्रा को अचानक बंद कर दिया जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। उन लक्षणों को ही विनिवर्तन संलक्षण कहते हैं। जैसे उसमें पागलपन हो जाएगा, उसका सिर दर्द होने लग जाएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो ये सब विनिवर्तन संलक्षण में ही आते हैं। बच्चों, रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। हमें उनकी तुलना दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। शिक्षा और परामर्श, बीच बीच में उनको परामर्श और गाइड करते रहना चाहिए। माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। बच्चा किस तरह का व्यवहार रख रहा है घर में साथियों के साथ, और संकट के संकेतों को देखना कि क्या बच्चे में चेंजेस आ चुके हैं एक्स्ट्रा। कैनाबिनॉइड ड्रग्स, कैनाबिनॉइड ड्रग्स ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मस्तिष्क में कैनाबिनॉइड होते हैं उनसे क्रिया कर लेते हैं, उन्हें हम कैनाबिनॉइड ड्राई कहते हैं। भांग का सबसे ज्यादा फेमस इसमें उपयोग किया जाता है, और इसमें मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा ये सब भी इसमें रखे गए हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर देते हैं। बच्चों, ये कैनाबिनॉइड्स की संरचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरह बच्चों पूरे यहाँ पर मेजर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा उद्देश्य यही है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहे हैं। अगर आप उनको सिंसियरली पढ़ते हैं तो पक्का आपके परसेंटेज इतनी ज्यादा बनेगी बच्चों, और इतने ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे उच्च क्वालिटी के यहाँ पर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कवर कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आप बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से आपने मेजर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है, और आपने जो कॉपी में आंसर लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से लिखे हैं। तो जुड़े रहिए आप निशांस के साथ। निशांस है तो आपकी सफलता निश्चित है।